नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीडिया। पीएम मोदी को घेरने वाले ट्रंप बहुत बुरी तरह से खुद फंस गए हैं। टैरिफ वाली धमकी के सामने पीएम मोदी ने झुकने से तो इनकार कर ही दिया था, अब तो अमेरिका के भीतर भी राष्ट्रपति ट्रंप की घोर बेइज्जती होने लगी। भारत को लेकर ट्रंप जिस तरीके से तुनक मिजाजी दिखा रहे हैं, वो उनकी टीम के ही लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सीनियर लीडर और पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हैली ने तो भारत पर टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप की एक तरीके से बखिया ही उधेड़ कर रख दी। निक्की ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो अमेरिका का एक विरोधी देश है और रूसी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे तो ट्रंप ने 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दे दी। आगे निक्की हैली ने लिखा कि चीन को अमेरिका बिल्कुल छूट नहीं दे और इसी के साथ उन्होंने ट्रंप को हिदायत भी दी कि भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अमेरिका अपने रिश्ते खराब न करे। निक्की हैली कोई मामूली रिपब्लिकन नेता नहीं है। पिछले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में बाहर होने से पहले वो ट्रंप की प्रमुख प्रतिद्वंदियों में से आखिरी उम्मीदवार थी। यानी कि बड़े बड़े अमेरिकी नेताओं को भी यह डर सता रहा है कि ट्रंप की नीतियों के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब न हो जाए। और दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीन के खिलाफ ट्रंप ने चुनाव के दौरान इतना माहौल बनाया, जिसे औकात दिखाने के वादे के साथ वो अमेरिका की सत्ता में काबिज हुए, कहीं उसी चीन की बैकडोर से वो मदद तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लादने का हल्ला जरूर मचाया, 145% टैरिफ की बात जरूर की, लेकिन फिर ट्रंप ने रियायत भी दी। और आज जो चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो इनके बीच समझौता होगा, वो ट्रंप ने जितना माहौल बनाया उसके अनुपात में उसमें कोई इतना बड़ा टैरिफ नहीं होगा। तो चीन को ट्रंप से कैसे फायदा पहुंच रहा है, उसका एक और सबूत देख लीजिए आप। इसी ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में इनवीडिया के H20 AI चिप्स है, उसकी बिक्री पर रोक लगा दिया था। चीन को बेचे जाने पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद एक तरीके से चीन को इसकी सप्लाई बंद कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस पर जो रोक लगाई थी उसको उठा लिया। अब सोचिए कि जो ट्रंप रोज चीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब उन पर खुद सवाल उठ रहा है कि भाई एक दिन ये कुछ कहते हैं और अगले दिन कुछ और, अपनी ही बातों को हर रोज पलट देते हैं। और उल्टा देखिए कि चीन पर दबाव बनाने की बजाय वो किन देशों पे दबाव बना रहे हैं। उन देशों पर आज टैरिफ का बोझ लादा जा रहा है जो देश एक तरीके से इंडो पैसिफिक में चीन के कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो। और याद रखिए कि ये जो पुराने अमेरिकी पार्टनर्स हैं, जिन पर कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, ये वो सारे देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने मिलकर क्वाड का एक अलायंस बनाया है, जिसका एक मेंबर भारत भी है। और क्वाड तो वजूद में ही इसीलिए आया था ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को काउंटर किया जा सके। ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी करेंगे। उस मोर्चे पर भी ट्रंप की पोल खुल चुकी है। आज भी चीन अमेरिकी बाजार में सीधे सीधे पहुंच रहा है, और जहां नहीं पहुंच पा रहा है उसने अमेरिकी बाजार में पहुंचने का कोई दूसरा वाया मीडिया निकाल लिया है, कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया है। अब वो दक्षिणी अमेरिकी देशों के रास्ते यूएस में अपना सामान भेज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सब पर रोक लगाने की बजाय वो उन देशों पर रोक लगा रहे हैं या टैरिफ लगा रहे हैं जो कि उनके एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जो क्वाड में उनके सहयोगी हैं, जो इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में चीन की दादागिरी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको लेकर अमेरिका के भीतर भी कई तरह के सवाल उठने लगे।
और ऐसा लगने लगा है, अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप ने वो चश्मा ही उतार दिया है जिसको पहनकर वो पहले चीनियों को देखते थे। आजकल उन्हें सिर्फ भारत दिखाई दे रहा। लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए कि भारत भी जैसे को तैसा जवाब देने में यकीन रखता है। जब ट्रंप ने बार बार टैरिफ वाली धमकी दी, तब भारत ने भी आईना दिखा दिया और ये बता दिया कि भारत को रूस से तेल न खरीदने की सलाह देने वाला अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है। अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम जैसा रेयर अर्थ मिनरल खरीद रहा है। बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर रूस से खरीद रहा है। बहुत सारे केमिकल्स का आयात कर रहा है, जबकि वो भारत को नसीहत ये दे रहा है कि उसे रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो कल पत्रकारों ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के इसी पलटवार पर सवाल कर दिया, घेर लिया, तो देखिए कि ट्रंप कैसे बगले झांकने लगे। और समझिए कि रूस से अमेरिकी व्यापार के सवाल पर अमेरिका के राष्ट्रपति की कैसे बोलती बंद होने लगी। देखिए जरा। तो सुना आपने, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। ट्रंप साहब, आप इतनी जहमत मत उठाइए, आपके लिए ये काम हम कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि आज भी आपका देश यानी कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है और कितने में खरीद रहा है। पिछले साल अमेरिका ने रूस से $4.5 अरब यानी कि करीब 37,500 करोड़ रुपए का सामान आयात किया था, और अमेरिका ने रूस को $600 मिलियन यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। यानी कि कुल व्यापार हुआ करीब $5 बिलियन से ज्यादा का। उसमें से आप सोचिए कि जो व्यापार संतुलन है यहां भी रूस के पक्ष में है, वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है। उससे भी रूस को फायदा हो रहा है। तो आप तो रूस को जब फायदा पहुंचा रहे हैं, तब तो आप इस पर आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप देखिए इस साल मई तक का आंकड़ा क्या है। अमेरिका ने लगभग 17,500 करोड़ रुपए का सामान आयात किया है रसिया से, जो कि पिछले साल के मुकाबले 23.5% ज्यादा है। और इस बार भी अमेरिका ने रूस को जितना निर्यात किया है उससे ज्यादा आयात किया है। यानी कि इस बार भी व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में है। और इसमें जो पैलेडियम है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी खनिज माना जाता है, वही खरीदने में अमेरिका ने करीब 7,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और ये पिछले साल की तुलना में 37% ज्यादा है। यानी कि आप युद्ध रोकने के लिए भारत पर तो दबाव बना रहे हैं कि भारत उससे तेल ना खरीदे, लेकिन आप खुद अपना इंपोर्ट जो है रसिया से वो लगातार बढ़ा रहे हैं। और उस पैलेडियम की खरीदारी भी अमेरिका रूस से इसलिए करता है क्योंकि रूस से उसे सस्ते में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर और अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा तक पैलेडियम के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं यहां इन देशों में। लेकिन चूंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम प्रोड्यूसर है और 40% जो ग्लोबल सप्लाई है उस पर रूस का कब्जा है, इसीलिए वो रूस कम कीमत पर उसको बेचता है। इसीलिए अमेरिका कनाडा और अफ्रीका से खरीदने के बजाय उसे रूस से खरीदता है। भाई वो क्यों नहीं कनाडा से खरीद रहा, वो खुद अफ्रीका से क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसको खुद सस्ता पैलेडियम चाहिए। इसी तरीके से यूरेनियम की खरीदारी भी 28% बढ़ गई है इस साल। अमेरिका लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का यूरेनियम रूस से खरीद चुका है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि परमाणु रिएक्टरों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो अमेरिका का जो 93 परमाणु रिएक्टर्स हैं उसमें जो 20% फ्यूल है वो रूस से आता है। और यहां भी देखिए कि ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी का है। आज जो अमेरिका रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है वो ऐसा नहीं है कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रूस छोड़कर किसी और देश में नहीं मिलता। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो कि पड़ोसी देश है रूस के, और जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, उस सब के पास ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है भाई। लेकिन अमेरिका रूस से इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे रूस से सस्ते दामों पर मिलता है। और यही अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप हमें यह ज्ञान दे रहे हैं
कि रूस से भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, जबकि हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें बाकियों की तुलना में सस्ता मिलता है। तो हाल ये है कि ट्रंप खुद सस्ते में खरीदें तो विश्व हित में है, और भारत सबसे सस्ते में अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो इससे विश्व शांति को खतरा हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड की इंतहा है भाई। इसी तरीके से अमेरिका ने 2024 में 1.27 अरब डॉलर यानी लगभग देखा जाए तो करीब 10,000 या 10,500 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर रूस से आयात किया, और इस साल भी अब तक उसने 21% की बढ़ोतरी कर चुका है उसमें। यानी कि देखा जाए तो पैलेडियम से लेकर यूरेनियम और फर्टिलाइजर और केमिकल्स सारे जो प्रोडक्ट हैं वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीद रहा है अमेरिका रूस से, लेकिन वो ज्ञान भारत को दे रहा है। अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, खास करके मक्का, गेहूं, सोयाबीन, इस सब के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो मोरक्को, कनाडा, बेलारूस सब जगह मिलता है भाई। लेकिन अमेरिका खरीदता किससे है? रूस से, क्योंकि सस्ता मिलता है। और ट्रंप भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने पर ऐसे घेर रहे हैं जैसे भारत ने कोई पाप कर दिया, जबकि जो असली या 100% शुद्ध फैक्ट तो यह है कि अगर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाता। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि अमेरिका जैसे सुपर पावर की इकोनॉमी भी हिल जाती। आज अगर अमेरिका के उपभोक्ता सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो इसके लिए अमेरिका को भारत का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उल्टे ट्रंप हम ही से झगड़ रहे हैं। रूस का लगभग 45 लाख बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि डीजल, वो भी करीब 25 लाख बैरल के आसपास है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही इतना रूसी तेल अचानक से ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से गायब हो जाता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता। ये क्रूड ऑयल से लेकर के और पेट्रोलियम की कीमतें कैसे आसमान पे चली जाती और उसमें कितनी बड़ी बढ़ोतरी होती और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगता, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता, महंगाई का क्या हाल होता पूरी दुनिया में, जरा सोचिए। तो भारत ने रूस से तेल खरीद के बहुत बड़ी भूमिका निभाई पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें और ग्लोबल सप्लाई को बहुत हद तक स्टेबल रखने में। और जिस समय यूक्रेन का क्राइसिस हुआ उस समय अमेरिका को लगने लगा कि अगर रूसी तेल बाजार में नहीं आया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगी। $200 प्रति बैरल। आप सोचिए, यहां $100 प्रति बैरल पहुंचती है ना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हाँफने लगती है, बुखार आने लगता है सबको। और यहां कहा जा रहा है कि अगर इतना रूसी तेल अगर भारत नहीं खरीदता, चाइना नहीं खरीदता, तो समझिए कि ये जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, ये $200 पार कर जाती। तब अमेरिका ने खुद भी कहा था, भारत से कहा था कि आप रूस से आयात करिए तेल, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था परेशानी में आ जाएगी। और यह बात खुद अमेरिका के पूर्व राजदूत एरिक गारसेटी ने कबूल की है। और उनका पिछले साल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि तेल की कीमतें न बढ़े। तो अमेरिका का दो मुंहापन आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी क्या कर रहे हैं। रूस से रिश्ता तोड़ने के लिए ट्रंप धमकाते रह गए और इधर मोदी ने फैसला ले लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को रूस भेज दिया है। डोवाल इस वक्त मॉस्को में ही मौजूद है, जहां डोवाल की पुतिन से मुलाकात भी हो सकती है और रूस और भारत के बीच कई समझौते भी हो सकते हैं। सोचिए इस विजिट से वॉशिंगटन में कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। ट्रंप पहले से ही रूसी तेल खरीदने के लिए मना कर रहे थे और यहां भारत ने रूस के साथ मिलकर यह तय करने में बैठे हुए कि आपसी रिश्ते को और कैसे मजबूत करना है। और यह सब कुछ तब हो रहा है
जब एक तरफ ट्रंप के हाथ रुक नहीं रहे, धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट पर पोस्ट छापे जा रहे हैं, एक तरीके से ट्रंप ने पूरी ताकत लगा रखी है कि भारत कैसे भी करके उसको रूस से दूर किया जाए। लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे, उनकी गीदड़ भभकियों के आगे न मोदी सरकार झुक रही है न डर रही। और यह भी याद रखिएगा कि भारत का विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, हाल फिलहाल नरेंद्र सरेंडर वाला जो नारा उछाल रहे थे, उसकी भी हकीकत अब दुनिया को दिख रही है। नरेंद्र सरकार सरेंडर करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं। और यहां तो मोदी सरकार कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप के अड़ियल रवैये पर पूरी ताकत से मुकाबला कर रही। पहले विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। ये साफ साफ दुनिया को बता दिया कि ट्रंप पहले अपना घर देखें, अपना गिरेबान झांकें, जहां रूस का खनिज बोरा भर भर कर पहुंच रहा है, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। और अब हमारे एनएसए अजीत डोभाल रूस में, हालांकि इसी वक्त अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मॉस्को में मौजूद हैं। उन्हें ट्रंप ने भेजा है कि वो पुतिन को मनाएं और यूक्रेन से युद्ध रुकवाएं। यहां पर भी ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाता है। रूस को लेकर अमेरिका की हर कोशिश को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा कदम हो, और भारत रूस की दोस्ती को ऐसे दिखाया जाता है जैसे यूक्रेन में सारा खून खराबा भारत के रूसी तेल खरीदने से ही हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि यूक्रेन को हथियार कौन दे रहा है? हथियार अमेरिका दे रहा है। यूक्रेन को रूस से लड़ने के पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। और मारकाट के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत का रूस से तेल खरीदना। गजब की हिपोक्रेसी है, गजब का पाखंड है। और ट्रंप जो टैरिफ बढ़ाने की बात बार बार धमकी दे रहे हैं ना, उसको लेकर भी एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ये सारा खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि भारत रूस के मिलिट्री मार्केट का खरीदार न बने, रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट न खरीदे। लेकिन मोदी सरकार इस मोर्चे पर भी ट्रंप के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं। झुकना तो छोड़िए, मुड़ने को भी तैयार नहीं। आज तो डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। इसी महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को जाने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई है कि एससीओ की बैठक में, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन जा सकते हैं। यानी रूस तो रूस, पड़ोसी देश चीन के साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एकदम मैसेज क्लियर है अमेरिका को कि अगर आपको आपके सहयोगियों की चिंता नहीं है, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, आपके दोस्तों के हितों की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आप अगर अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिकी हित के बारे में सोचेगा और सिर्फ अमेरिकी स्वार्थ की बात करेगा, तो भारत को भी हक है कि वो भी अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने संबंध दुनिया के अलग अलग देशों से कायम करे। उसमें अमेरिका का फायदा है कि नुकसान है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम भी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचें। तो असल में ट्रंप की हरकतों से दुनिया पर जिस तरीके से दुनिया में खलबली मची हुई है और जिस तरह की बातें वो लगातार करते रहे हैं, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबारी दुनिया में हलचल मची हुई, बल्कि देखा जाए तो दुनिया में कूटनीति के स्तर पे भी और रणनीति के स्तर पे भी लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि ट्रंप की बातों पर कितना यकीन किया जाए और ट्रंप की बातों को कितना सीरियसली लिया जाए। हालत यह है कि ट्रंप की जो ये बौखलाहट में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे दुनिया में कई तरह के खतरे पैदा हो गए। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ट्रंप के न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती के फैसले के जवाब में रूस ने छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती पर जो रोक वाली ट्रीटी थी, जिसको कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी कहते थे, जिसे शॉर्ट में आईएनएफ कहा जाता था, आईएनएफ ट्रीटी, आईएनएफ संधि, तो रूस ने उस संधि से हटने का फैसला कर लिया। 38 साल पहले यह समझौता हुआ था। 1987 में रूस और अमेरिका के बीच एक करार हुआ था कि दोनों देश 500 से
5500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तैनाती नहीं करेंगे। अमेरिका तो 2019 में ही, यानी कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही इस समझौते से बाहर हो गया था, निकल गया था, लेकिन रूस अभी तक इसे मानता रहा है। लेकिन अब रूस भी ज्यादा और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उसने भी इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। जाहिर तौर पर इससे दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर को लेकर एक अलग तरह का तनाव पैदा हो गया है और इसके लिए भी ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कौन से बड़े फैसले को लेकर एक बड़ी सियासत छिड़ गई। तो इसी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए 3 नामों की सिफारिश की थी। उसमें वकील आरती साठे के नाम पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र में तो खास तौर से राजनीति गर्मा ही रही है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक सुर में कह रही है कि आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र का मजाक है, सियासी बेशर्मी की हद है, भारत की न्यायपालिका को राजनीति के अखाड़े में बदलने के बराबर है। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई को उनके नाम की सिफारिश पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये तमाम बातें कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज न बनाया जाए, इसके लिए विपक्ष क्या दलील दे रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। वकील आरती साठे बीजेपी लीगल सेल की पूर्व सदस्य हैं और महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं और कई टीवी डिबेट में वो बीजेपी का पक्ष भी रख चुकी है। ये तो आरती साठे का वो परिचय है जिसे आधार बनाकर विपक्ष अपना नैरेटिव गढ़ रहा है। लेकिन कॉलेजियम ने क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बनाने के लिए उनके नाम की सिफारिश की, उसका पूरा ब्यौरा मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आरती साठे के नाम पर विपक्षी पार्टियों को कितनी मिर्ची लग रही और इसके लिए एनसीपी शरद गुट के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार का बयान आपको सुनना चाहिए। रोहित न सिर्फ कॉलेजियम के फैसले पर उंगली उठा रहे हैं, बल्कि इशारों इशारों में कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सुनिए जरा उनको। ये जो डिसीजन था जजेस का, वो बहुत सालों से पेंडिंग था, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी लगना चालू हो गया कि देयर वाज अ नेगोशिएशन व्हिच वाज गोइंग ऑन between the collegium, maybe I don't know about ये जो जुडिशरी कैसे वर्क होता है एंड गवर्नमेंट। तो जब ये 3 नाम आगे आए थे तो उसमें गवर्नमेंट से प्रेशर था शायद कि आरती साठे का वहां पे नाम लिया जाए। तो रोहित पवार के आरोपों को सुना आपने। बिल्कुल राहुल गांधी के अंदाज में आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के आरोप लगाते हुए उनकी जुबान कैसे अटक रही है उस पर भी जरा आपको गौर करना चाहिए था। राहुल ऐसे ही मामले में कोर्ट की लताड़ पहले खा चुके हैं और कांग्रेस तो सीधे सीधे कोर्ट के भगवाकरण का आरोप लगा रही है और इसके लिए इसमें कैसे उनका पुराना दर्द उभर कर सामने आ रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान आप सुनेंगे, जो कि बयान तो आरती साठे पर वो दे रहे हैं, लेकिन देखिए कि जस्टिस दिवांकर दत्ता पर वो कैसे पहुंच जाते हैं, जिन्होंने राहुल को पिछले दिनों फटकार लगाई थी। एक बार उदित राज का बयान सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने का खेल क्या चल रहा है। देखिए, इसे आरती साठे को जिस तरह से जज बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता 2024 तक थी। तो मिस्टर दत्ता जो जज हैं, किस तरह से शिंदे और फडणवीस दोनों के बीच में खड़े हुए। तो अब जो एक न्यायपालिका थी उसमें भी भारी पैमाने पर भगवाकरण हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता को इसी तस्वीर का हवाला देकर उदित राज न्यायपालिका के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं। ये जो तस्वीर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी तस्वीरें बहुत आम है।
कई मंचों पर नेताओं और कोर्ट से जुड़े चेहरे एक साथ आते हैं, वो वहां अपने अलग अलग उद्देश्य से जुटते हैं और ऐसी तस्वीरों के बहाने सियासत की जा सकती है, लेकिन लोगों को भरमाया नहीं जा सकता। लेकिन इस तस्वीर को जोड़कर कांग्रेस और एनसीपी एक खास नैरेटिव गढ़ने में जुटी हुई। बीजेपी उस पर ही सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि आरती साठे को उनकी योग्यता और कानूनी अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने चुना है, और विवाद तो इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि बीजेपी से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनके पुराने काम को गिनाकर महिला की उपलब्धि को, उनकी योग्यता को एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उस पर सियासत की जा रही, जो कि अच्छा नहीं है। सुनिए महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक राम कदम क्या कह रहे हैं इसमें। हर व्यक्ति विशेष किसी पद पर जाने के पहले वो किसी विचारधारा के साथ या दल के साथ जुड़ा हो सकता है। क्या वो किसी विचारधारा के साथ जुड़ा है पर उसमें काबिलियत है, तो क्या उसे पद न मिले? नियमों के तहत वो हाईकोर्ट की जज बनी है। इसे शरद पवार गुट के नेता या महाराष्ट्र का विपक्ष अपने ओछे राजनीति का मुद्दा न बनाए। तो आपको यहां बता दूं कि आरती साठे मुंबई की एक मशहूर वकील हैं। उन्हें वकालत का 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। मुख्य रूप से कॉरपोरेट और बिजनेस मामलों की वकील रही हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में कई पारिवारिक मामलों के केस भी वो लड़ चुकी। आरती के पिता अरुण साठे भी जाने माने वकील रहे और बीजेपी और आरएसएस से भी वो जुड़े रहे। आरती साठे बीजेपी की लीगल सेल से कुछ महीनों के लिए जरूर जुड़ी थी, यानी कि फरवरी 2023 में उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया था। लेकिन 11 महीने के अंदर ही उन्होंने प्रवक्ता पद और बीजेपी के लीगल सेल दोनों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आरती साठे की नियुक्ति पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस एनसीपी के नेता एक नया डर दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जिनकी जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष रखने की रही हो, उस पर न्यायिक पद पर आकर मेरिट के आधार पर बीजेपी या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ फैसला वो कैसे दे पाएंगे? उनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यही तर्क देकर कांग्रेस एनसीपी फंस गई। महाराष्ट्र बीजेपी ने पलटवार में कांग्रेस का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया और कहा कि न्यायिक नैतिकता पर भाषण देने से पहले कांग्रेस को इतिहास भी देख लेना चाहिए, जहां दोहरेपन और डबल स्टैंडर्ड की पूरी फहरिस्त भरी पड़ी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता बहरुल इस्लाम का उदाहरण गिनाया, जो 1962 से 1967 तक राज्यसभा सांसद थे। फिर 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बनवा दिया। 1979 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और 1 मार्च 1980 में जब वो रिटायर हुए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नियमों से उलट जाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। इंदिरा गांधी के इस फैसले की तब बहुत आलोचना हुई। आप सोचिए कि यहां तो आरती साठे कुछ महीनों के लिए, महज कुछ महीनों के लिए बीजेपी की लीगल सेल की से जुड़ी हुई थी और एक प्रवक्ता भर थी। लेकिन बहरुल इस्लाम को देखिए कि जो कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद थे, उनको राज्यसभा के सांसद से इस्तीफा दिलवाकर और हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए तब उनको फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। आप सोच सकते हैं आज की तारीख में कि इस तरीके से जुडिशियरी में कोई इस तरह का हस्तक्षेप कर सकता है, इस तरह की राजनीतिक नियुक्ति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के जमाने में होती रही। बीजेपी ने इसी तरीके से कांग्रेस के एक और नेता केएस हेगड़े का नाम भी गिनाया, जो 1952 से लेकर 1957 तक राज्यसभा सांसद थे। उसके बाद उन्हें बहरुल इस्लाम की तरह ही हाई कोर्ट में जज बनाया गया।
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें भेजा गया जज बनाकर, जहां 1967 से 1973 तक यानी कि 6 साल तक जज रहे। सोचिए, एक राज्यसभा सांसद पहले हाई कोर्ट का जज बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वो बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए दोबारा। पहले राज्यसभा सांसद, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद फिर से चुनाव लड़कर लोकसभा के सांसद, और 1980 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष तक रहे। इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां होती रही है इस देश की जुडिशियरी में कांग्रेस के जमाने में। और मैंने कहा ना कि ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। वी.आर. कृष्ण अय्यर, एक अगला नाम सुनिए। 1957 से 1959 तक यानी कि 2 साल वो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में मंत्री थे बाकायदा। आधा दर्जन से ज्यादा पोर्टफोलियो उनके पास था, मंत्रालय था उनके पास। 1959 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी, और 1968 में उन्हें केरल हाई कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया। उनकी नियुक्ति पर तब भी बहुत विवाद हुआ था। 1973 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनाया गया, जहां से वो 1980 में रिटायर हुए। सोचिए किस तरीके की नियुक्तियां हो रही थी। आज एक प्रवक्ता को, लीगल सेल से जुड़े एक छोटे से नेता को हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाने पर इतनी बड़ी बात हो रही, इतनी बहस हो रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियां होती रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के जमाने में। जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संसद सदस्य के चुनाव को एक अवैध करार दे दिया था, और उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए संसद सदस्य बनने से रोक दिया था। आपको पता है कि अय्यर उस पीठ में थे जिसने सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई की थी। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था कि यद्यपि श्रीमती इंदिरा गांधी अब संसद सदस्य नहीं रह सकती, फिर भी वे प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखने की हकदार हैं। यह फैसला सुनाया था अय्यर साहब ने, जो कि पहले क्या थे? पहले मंत्री थे। पहले उनकी पृष्ठभूमि क्या थी वो हमने आपको बता दिया। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले अय्यर साहब ने यह फैसला सुनाया कि संसद सदस्य नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री रह सकती। ये सारे उदाहरण वो हैं जिन्हें न्यायपालिका के राजनीतिकरण से जोड़कर देखा जाता रहा। बीजेपी ने आरती साठे के मामले में डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के दौर में ऐसे तमाम मामलों को सामने रखा। और सुनिए अब इस पर क्या कह रहे हैं एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार। तो पास में शायद किसी का नाम सरकार ने, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, उनका नाम प्रस्तावित भी किया होगा, लेकिन तब जो भाजपा के बड़े नेता थे, समझो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या और कोई बड़े नेता थे, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी। वहां पे एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर था। उसी के साथ अगर आप देखो तो वहां पे जो व्यक्ति प्रपोज किया होगा वो अच्छा व्यक्ति होगा। तो ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों का एक लंबा सिलसिला रहा है कांग्रेस के जमाने में, और ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक तब लगी जब 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कोलेजियम सिस्टम को मजबूत किया। उसके बाद सरकार का अदालतों में नियुक्तियों में दखल कम हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए आरती साठे के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की उसी कोलेजियम की तरफ से की गई है, जो अदालती सिस्टम में सरकार की दखलंदाजी का विरोध करती रही। कोलेजियम सिस्टम भी पूरी तरीके से पाक साफ है या नहीं, यह अपने आप में एक अलग सवाल है, एक अलग विवाद है, या यूं कहिए कि एक अलग बहस है। लेकिन इसके आधार पर आरती साठे की नियुक्ति को गलत ठहराना यह भी अपने आप में एक अलग तरह का पाखंड है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में क्या होता रहा है यह हमने आपको बता दिया।
तो देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि टूटी सड़कों और बौखलाई नदियों और दरकते पहाड़ों के बीच उत्तरकाशी में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन एक जंग साबित हो रही है, बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है, उसकी जरा कुछ तस्वीरें देखते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड अभी भी बादल फाड़ तबाही से जूझ रहा है। महाप्रलय के बाद उत्तरकाशी का धराली एक तरीके से पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खराब मौसम है, लगातार भूस्खलन हो रहा है, सड़कें जहां तहां टूट गई है और रेस्क्यू टीम के लिए धराली पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल से लेकर अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू टीम निकाल चुकी है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। धराली में तबाही के एपिसेंटर से लेकर जो आसपास के और भी जगहों पे तबाही आई थी, वहां अभी तक सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचना संभव हो पा रहा है। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी धराली के रास्ते में है और वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। खतरनाक चुनौतियों के बीच धराली पहुंचने की कोशिश करते हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की रिपोर्ट देखिएगा। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर जो रेस्क्यू टीम है और वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आगे हेलीपैड है जहां से उड़ान भरा जा रहा है और यहां से करीब मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर आगे जहां से ये पूरी त्रासदी का जो मंजर है वो शुरू होता है और वहां तक जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टर एकमात्र अभी व्यवस्था है जिसके जरिए वहां पर न सिर्फ टीम बल्कि आपको बता दें कि जो सामान पहुंचना है जरूरत का वो भी पहुंच रहा है उसी के जरिए, क्योंकि बाकी जो रास्ते हैं वो रास्ते टूट चुके हैं, बीच का पुल बह चुका है और ऐसे में प्रशासन और सरकार के पास अब हेलीकॉप्टर के अलावा चाहे वहां से रेस्क्यू कर लोगों को लाना हो या फिर जरूरतमंदों के लिए वहां पर सामान पहुंचाना हो और टीम के लोगों को वहां पर पहुंचाना और वहां से लाना हो, हेलीकॉप्टर के जरिए ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह है भटवाड़ी और यहां आप देखिए आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि यहां की सड़क धंस गई है। ये देखिए कई फीट गहरी ये सड़क धंस चुकी है। ये एकमात्र रास्ता है जो इस सड़क के माध्यम से आगे लेकर जाता है धराली तक जहां पर ये त्रासदी हुई है। आपको बता दें कि अब इससे आगे वाहन के जाने का रास्ता नहीं है, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। तो उत्तरकाशी के धराली में जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसमें कितनी चुनौतियां हैं, विद्यानाथ झा की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब वहां पहुंचना भी अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती है तो वहां पहुंचकर किसी बड़े राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना कितनी बड़ी चुनौती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे पुल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, जहां पर कि आप जो रेस्क्यू के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट है आप उसको लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी के जवान हैं, इन तमाम चुनौतियों से के बावजूद बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस राहत बचाव के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको लगातार इससे जुड़ी खबरें भी बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि देश का मूड मीटर में अभी तक हमने आपको सीधी और सुलझी हुई भाषा में हमने खबरों को समझाया है और जब हम ये कह रहे हैं कि अब तक हमने आपको सीधी और सरल भाषा में चीज़ें समझाई है तो अब तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और आगे बढ़ना यानी कि दूसरे पड़ाव पर पहुंचना, एक नई पहचान गढ़ना, लेकिन अपने पुरानेपन को साथ रखते हुए, अपनी सारी जड़ों को समेटते हुए। आज देश का मूड मीटर आपसे विदाई ले रहा है और स्वागत कर रहा है एक नए शो का, जहां हर उलझन हटाकर, हर गांठ सुलझाकर मैं लेकर आऊंगा तमाम खबर और वो भी एकदम क्लियर कट। सर स्क्रिप्ट चेक कर लीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर? कट कर रहा हूं ताकि लोगों को क्लियर समझा सके। समझ गए?
अब लग जाओ अगले पे। रंजीत कुमार के साथ नया शो क्लियर कट टाइम्स नाउ नव भारत पर।